नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप की और जिस तरीके से इस ऐप के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोविड से संक्रमित लोग हैं या उनके संक्रमण के आने का खतरा है, इसको लेकर लोगों को अवेयर करना, सचेत करना और उनको ट्रैक करना जैसे अहम कदम इस ऐप के जरिए उठाए गए हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग को और तमाम एजेंसियों को खासी मदद भी मिल रही है। लेकिन इस ऐप को लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। आज समझेंगे ये सवाल कितने कमजोर, कितने झूठे या कितने सच्चे हैं और इस ऐप के क्या खास फीचर हैं और क्या इसमें और कुछ अपडेट करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीता वर्मा है जो कि डीजी है एनआईसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। हमारे साथ जितेन जैन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। जितेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत माली हमारे साथ हैं जो कि साइबर प्राइवेसी पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रशांत आपसे करना चाहूंगा। आरोग्य सेतु ऐप ओवरऑल जिस तरीके से अब तक हमने इसको देखा, चाहे उसे व्यवहारिक तौर पर लागू करने की बात हो या एक आम जन के इस्तेमाल की, किस तरीके से आप देखते हैं इसके फीचर्स को और इसकी सहूलियत को? ये जो ऐप है ये भारत में सिर्फ पहली बार आरोग्य सेतु ऐप के नाम से लागू किया गया है, लेकिन इसके कई अलग वर्जन्स अलग अलग देशों में यूज हो रहे हैं और उसके फायदे और नुकसान दोनों देखे गए हैं। फायदे अक्सर इस कोविड दौर के टाइम पे सरकार को इनको ट्रैक करने के लिए या जो रिलीफ देने के लिए या लोगों को ढूंढने के लिए अलग अलग जो फीचर्स हैं उसके वो काफी कारगर साबित हुए हैं। लेकिन इसी के साथ में जो अभी बड़ी बहस छिड़ी हुई है पूरे जग भर में, वो है गोपनीयता, प्राइवेसी के बारे में। तो ये जो एक लोकेशन और जीपीएस टैगिंग का डेटा जो हम सरकार के पास दे रहे हैं, दूसरा इंडिया में जो राइट टू प्राइवेसी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी थी, क्या उस गोपनीयता के हमारा जो हक है उस पर कहीं ये बाधित तो नहीं कर रहा? क्या इतना जो डेटा है इनके पास हम दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास, जबकि ये हेल्थ का मामला है, तो इतना डेटा क्या उनके पास देना वाजिब है? कोविड चले जाने के बाद में इस डेटा का क्या होगा? राइट टू फॉरगेट, राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे भारतवर्ष में अभी तो है नहीं, अगले पीडीपीए में आ जाएगा, नए लॉ में आएगा, लेकिन अब क्या होगा उसका? क्या इसे बुला दिया जाएगा? क्या इस डेटा को थर्ड पार्टी बेचा जाएगा? ये सब सवाल है लोगों के मन में। क्या कहीं और दूसरी कंपनियों को, जैसे कि मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कहीं इनको बेचा जाने के बाद में कहीं लोगों को मार्क तो किया नहीं जाएगा? कहीं कोरोना के बाद में ऐसे तो लोग नहीं होंगे कि जिन्हों कोरोना हुआ था और कोरोना नहीं हुआ था और उनके साथ में अलग व्यवहार किया जाएगा, जिसे वेंटिलेटर पे चढ़ाया था और जिसे वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ाया था तो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी अलग दी जाएगी या उसे मार्कर के तहत अलग मार्क किया जाएगा, या फिर उन्हें जॉब्स में दिक्कत आएगी? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं लोगों के मन में जो ये अगर ये सेतु ऐप यूज करते हैं तो आ रहे। और टेक्नोलॉजी के तौर पे डेफिनेटली क्या सबके पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन नहीं है तो फिर जिसके पास नॉर्मल फोन है उसका क्या? और जो ब्लूटूथ या जो जिस टेक्नोलॉजी से ये मार्क कर रहे हैं हमें वाईफाई के जरिए, अगर ये बंद करके रख रहा है कोई तो उसका क्या? और जो गोपनीयता खुद रख रहे हैं जैसे सीक्रेट सर्विस एजेंसीज है या जितने भी पुलिस है जिनको नहीं बताना कि हम कहाँ पे हैं, हमारी मार्किंग क्या है, तो डेफिनेटली ये जो हमारे ब्लूटूथ या वाईफाई या जो भी हमारे इसमें मार्किंग्स होते हैं जिससे हमको आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को, वो बंद ही करके रख के चलते हैं। तो जिसके पास मोबाइल नहीं हो उसको कैसे मार्क किया जाए, मेन स्ट्रीम कैसा लिया जाए, तो ये सब जानना हमें इसके लिए जरूरी है। लेकिन यानी कि शुरुआत पे आप ये करें कि गोपनीयता एक बड़ा फैक्टर है जो इशू है आपकी नजर में इस ऐप को लेकर। मैं अब जितने आपको लाना चाहूंगा इस ऐप को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि इसका दायरा, टाइमिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी एक महामारी के वक्त अचानक किसी एक टूल को तैयार करके उसको उतार देना इंप्लीमेंट के लेवल पर, वहां पर जो कि
प्रशांत कर रहे हैं कि गोपनीयता का जो सवाल है, जो संदेह है, उसे आप कैसे देखते हैं और वो कितना जायज या कितना नाजायज दिखता है? देखिए, हालांकि मैं हमेशा प्राइवेसी राइट्स के पक्ष में रहा हूं, मगर ये जो पूरी की पूरी एक बहस है कि क्या आरोग्य सेतु एक सर्विलेंस ऐप है, जिस तरह के आरोप विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं, आपको एक चीज को समझना होगा। अगर इस ऐप को इस फॉर्मेट के अंदर 6 महीने पहले किसी और पर्पस के लिए लॉन्च होता तो मैं भी इसे सर्विलेंस ऐप बोलता। मगर आपको समझना होगा, ये ऐप एक महामारी से लड़ने के लिए बहुत ही मतलब विवशकारी हालातों के अंदर, जहां हजारों लाखों लोगों की जानें स्टेक पे हैं, उनको बचाने के लिए, कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए जो है बनाई गई है। बनाने के लिए समय भी उतना नहीं था। आप देखिए, लॉकडाउन पे भी कहा जा रहा है कि आप तैयारी करके करते, आपको ये करना चाहिए था, मगर ये फैसला जो है जल्दबाजी में इसलिए लिया क्योंकि जाने बचाने ज्यादा जरूरी था। तो एक तो पहली बात, दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये एनआईसी ने बनाई कि किसी प्राइवेट प्लेयर ने बनाई। आप देखिए, भारत के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर सारे सिस्टम चल रहे हैं, आधे बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं, वो सारे प्राइवेट सेक्टर ने बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सर्वेलेंस वहां पे हो रहा है। सरकार उसको देखती है, डेटा सरकारी सर्वर्स पे स्टोर किया जाता है, सरकार की निगरानी में होता है, पॉलिसी और दिशा निर्देश सरकार तय करती है। तो ये बेकार की प्रश्न है। तीसरा कि डेटा का क्या होगा, ये देखिए थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं उसमें। शायद एनआईसी की पॉलिसी भी है कि अगर कोई मेडिकल इवेंट नहीं होता है तो 45 डेज के बाद डेटा को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात, अगर आज कोविड खत्म हो गया, एनडीए में कहता है कि भारत के अंदर से कोविड समाप्त हो गया, तो 45 दिन बाद डेटा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। विश्व के अंदर प्राइवेसी का और डेमोक्रेसी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है ब्रिटेन का, वो है। वहां पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस है, जो शायद यूएस से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और उन्होंने जितना काम प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए किया है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है किसी भी बेंच के लिए। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं, वहां की सरकार को किसी तरह की जासूसी करने का या लोकेशन सर्वेलेंस करने का हक नहीं है। ठीक 1.5 हफ्ते बाद जब वहां हजारों की संख्या में जाने गई, उसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस ने कहा कि शायद स्थितियां बदल चुकी हैं। ये जो जीडीपीआर के लॉज हैं या जो डेटा प्रोटेक्शन रिजाइम है, ये इन चुनौती भरे हालात के अंदर, हेल्थ इमरजेंसी के अंदर, हमें सरकार को अनुमति देनी होगी कि हर आदमी का लोकेशन का डेटा इकट्ठा किया जाए और जानों बचाने के लिए जो भी संभव है टेक्नोलॉजी के रूप में वो किया जाए। इसलिए अगर ये यूके के अंदर हो रहा है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र, यूएस के अंदर हो रहा है, फेसबुक गूगल एपीआईज बना रहे हैं, इजराइल में हो रहा है, सिंगापुर के अंदर हो रहा है, आप समझिए भारत में तो सबसे ज्यादा आबादी है, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और टाइमली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत और कीमत है, जो हजारों लाखों जानों को बचा लेगी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे संवैधानिक आधार हैं प्राइवेसी के, शायद समाज की जान और सुरक्षा के सामने अगर आप थोड़े से अधिकारों को अपना दे दें, तो जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आपके स्वतंत्रता के अधिकार और लोकेशन के अधिकार शायद थोड़े दिनों के लिए पीछे आ सकता है। भी हेल्थ इमरजेंसी लागू है, कल को आप कहेंगे लॉकडाउन भी क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन है। ये नहीं, हमें प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में देखना होगा। ये हेल्थ इमरजेंसी है। सिर्फ 2 कारण, अगर सरकार कोविड के 45 दिन या 50 दिन बाद डेटा को डिस्ट्रक्ट कर दे, और दूसरा अगर कोड के अंदर बता दें कि क्या पॉलिसी सिक्योरिटी। मुझे नहीं लगता हमें इस तरह के घटिया आरोप लगाने चाहिए, सोच समझकर प्रैक्टिकल बहस होनी चाहिए। खुद हमारे साथ हैं डॉक्टर जिंदल एनआईसी से हैं। नीता जी, पहले मैं प्राइवेसी के इश्यू पे आता हूं। जिस तरीके से सवाल उठाए और हमारे 2 पैनलिस्ट में से जितने एक पक्ष रखा और प्रशांत एक कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि इसकी बनाने की प्रक्रिया और इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जो जितिन कह रहे हैं, और किसी भी सरकारी सिस्टम में वो पूरी की पूरी सरकारी सर्वेलांस या सरकार की नजरों के सामने ही होती है। क्या मैं सही हूं? और दूसरा ये, इसकी जो अब बात आ रही है कि इसके जो आंकड़े या इसके जो डाटा आएगा वो कहां पर स्टोर होगा, किसके पास रहेगा, और उसका यूज कितने दिन तक या कितने दिन के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसी है। अगर इस पर कुछ आप रोशनी डाल पाए। देखिए, सबसे पहले आप एक बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिए कि आरोग्य सेतु क्या करता है। आरोग्य सेतु आपको ये बताता है कि अगर आप गलती से अनजाने में किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आ गए हैं, तो ये आपको टाइमली अलर्ट करता है। कि क्यों जरूरी है कि मेन बात कोविड-19 में ये है कि कई बार पेशेंट के 8 से 10 दिन तक कोविड इन्फेक्टेड होने के बाद भी कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो जिससे आप मिले उसको भी नहीं पता था उस दिन की शायद वो कोविड-19 पॉजिटिव है, बिकॉज कोई सिम्टम नहीं था। और इसलिए, और उसके बाद जब वो, अगर आपको ये, और हो सकता है उस कांटेक्ट में आप भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हो या आपको इन्फेक्शन हो गया हो, पर आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि अभी आपके भी कोई सिम्टम नहीं है।
सिम्टम नहीं है मगर आप कोविड-19 के वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको टाइमली अलर्ट मिल जाएगा तो आप अपने को सेल्फ क्वारंटाइन करा सकते हैं, अपने को टेस्ट करा सकते हैं। ना ही सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी और कॉलीग्स को बचा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी आप एक रिस्क है, इसलिए आप उनको भी इससे बचा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। देखिए अभी ना कोई मेडिसिन है, ना कोई वैक्सीन है, हम सिर्फ ये सोशल डिस्टेंसेस, हैंड हाइजीन, इन सब के माध्यम से, और ये जो इंफॉर्मेशन अगर आपको टाइम पे मिल जाए कि आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे, ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव कारगर होगी। तो यही इसका मेन पर्पस है। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पे। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि ये क्योंकि भारत सरकार की ऐप है, इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी है। आप जाके टर्म्स ऑफ यूज पढ़िए, आप जाके प्राइवेसी पॉलिसी पढ़िए, जो कुछ उसमें लिखा गया है उसी तरीके से पूरी चीज एक्सप्लेन की गई है। उसमें कोई हिडन चीज नहीं है कि हम क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, कब उसको ले रहे हैं, सब उसमें दिया है। फिर भी मैं आपके व्यूअर्स के लिए इसको शॉर्ट में समझाती हूँ। आप जब इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो बेसिकली आपकी जीपीएस, आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन और आपकी ब्लूटूथ इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है और एनक्रिप्टेड फैशन में आपके फोन पे ही रखा जाता है, और वो आपके फोन पर इंफॉर्मेशन 30 दिन के लिए रहती है सिर्फ। इस बीच में अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो जिन जिन लोगों से उन दिनों में आप मिले, वो इंफॉर्मेशन अगेन आपका फोन नंबर, नाम, कुछ नहीं जाता है। आप जब रजिस्टर करते हैं आपकी एक डिजिटल आईडी बन जाती है जो कि एनकैप्सुलेट होती है आपके ब्लूटूथ आईडी के अराउंड। सिर्फ वो ब्लूटूथ आईडी जो होती है उसके साथ वो इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ट्रेस सर्वर के ऊपर जाती है। सर्वर पे ये एनालाइज किया जाता है कि आप पिछले 14 डेज में, खाली 14 डेज का डेटा जाता है, आप आप किन किन लोगों के कांटेक्ट में आए, और जिनके कांटेक्ट में आप ज्यादा आए, जो लगते हैं कि वो एल्गोरिथम के थ्रू, उन लोगों को अलर्ट किया जाता है कि आप पिछले 14 डेज में किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, किसी उसमें कोई नाम नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, कुछ नहीं आता। आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ये बताता है कि आपके एरिया में 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव। आप ये नहीं पता कर सकते कौन पॉजिटिव है और क्या उसका नंबर है, सिर्फ क्योंकि सर्वर को भी यही नहीं पता, सर्वर को उसकी खाली एक आईडी पता है। उसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे कि फिर आप अपना को क्वारंटाइन कर सकते हैं, जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। एक तो इसका मेन ये बात है। तो इसलिए और जब सर्वर पे जाती है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन जो है 45 डेज, और अगर आप कोविड पॉजिटिव है जैसा वहां लिखा गया 60 डेज के बाद वो इंफॉर्मेशन वहां से पर्ज कर दी जाती है। और ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि इस इंफॉर्मेशन को किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी क्लियरली। सेकेंडली, जो पहले एक कंसर्न आ रहा था कि वेंटिलेटर और ये उस पर्सन को क्या ट्रीटमेंट दे गया, वो इंफॉर्मेशन इस ऐप पे कभी भी नहीं आती है। सिर्फ आप कोविड पॉजिटिव हुए ये इंफॉर्मेशन है, और आप किस किस के क्लोज कांटेक्ट में लास्ट 14 डेज में आए, जिस दिन आपका टेस्ट हो। इस 2 से ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स के सिस्टम में होती है, उसका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन आपके फोन पे भी हाईली एनक्रिप्टेड रहती है, जब यहाँ से ट्रांजिट होती है तो भी एनक्रिप्टेड होती है, और सर्वर पे भी जो इंफॉर्मेशन 45 डेज के लिए रखी गई है वो भी एनक्रिप्टेड फैशन में। एनक्रिप्शन एट रेस्ट, एनक्रिप्शन एट ट्रांजिट, the best of the security technologies have been kept to protect this information. Okay. एक चीज और मैम, क्योंकि एक सवाल खड़ा किया गया है रीता जी कि इसका जो डेटा है उसकी शेयरिंग किसी के साथ हो सकती है क्या, जैसे प्रशांत ने कहा, जबकि मैं खुद अगर इस ऐप की नोटिफिकेशन में चेक करता हूं सिक्योरिटी को तो साफ लिखा हुआ है कि केवल भारत सरकार के साथ ये शेयर किया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो फिर सवाल प्रशांत क्यों खड़ा होता है कि इसका डेटा या इसके कुछ आंकड़े या इसकी कुछ डिटेल्स किसी प्राइवेट एंटिटी, किसी प्राइवेट कंपनी को शेयर किया जा सकता है? इस तरह की आशंका ही क्यों, अगर वो नोटिफिकेशन में इसका सारा का सारा सुरक्षा का जिम्मा कहता ही है कि वो भारत सरकार के साथ है? इसका कारण है हमारा पिछला अनुभव, और सबसे इम्पोर्टेंट आज भी आप देखिए कि ये जो आरोग्य सेतु लाया गया है, अगर आप देखते हैं कि इसको किस लॉ का आधार पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर इम्प्लीमेंटेशन मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट पर आना चाह रहा था। सिक्योरिटी रीजन था, क्लैरिटी की डीजी ने, और नोटिफिकेशन में इसमें
जो नियम और शर्तें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं जितिन, वो बहुत अहम होती है, उसमें साफ लिखा हुआ है। इसके बाद इस मैटर को क्लोज कर देना चाहिए, और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या उन्हें दोबारा से जितिन इस पर जाना चाहिए, जो नियम शर्तें हैं उसको रिवाइव जो किया गया या जो भी सामने उसको पढ़ना चाहिए, उस पर फिर दोहराए क्यों इस तरीके के बात वापस आती है? तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। हमारे देश की मानसिकता ऐसी हो चुकी है, हम हर चीज के अंदर कमियां तलाश रहे हैं। कानून की बात कर लेते हैं, आप पुट्टू स्वामी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उठा लीजिए, राइट टू प्राइवेसी के जो जजमेंट है वो उठा लीजिए। ये सारे के सारे जजमेंट हम कितनी चाहे बहस कर ले, इस समय देश के अंदर हेल्थ इमरजेंसी लागू है। आपके जो राइट टू लाइफ और राइट टू एक तरह से जो लिबर्टी, स्पेशली वो आपका इंटैक्ट है, पर जो राइट टू लिबर्टी है उसको एक कर्टेल किया जा सकता है एक व्यापक सोसाइटी के राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस समय अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा अगर वहां पे सरकार आपको कर्टेल कर रही है या रिस्ट्रिक्ट कर रही है, वो पूरी तरह अधिकार के अंदर है। देश के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। तो ये सारे जो दूसरी तरफ पे जजमेंट है बेकार की बहस है। बात ये होनी चाहिए जो एनआईसी ने बताया कि डेटा का क्या होगा। अगर डेटा अगर डिस्ट्रक्ट किया जाता है हेल्थ इमरजेंसी के बाद, तो ये पहली बात है। दूसरी बात जो सजेशन है, जिससे मैं भी सहमत हूं कि इसको ओपन सोर्स कर देना चाहिए, सिंगापुर ने भी किया और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप नहीं भी करेंगे तो आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करके सोर्स कोड निकाल सकता है। तीसरी बात, इसमें हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कॉन्टैक्ट मतलब ये सर्वेलेंस अगर लोकेशन की है तो है। आप भारत के अंदर सर्वेलेंस कंट्रोल सेंटर है डिजीज सर्वेलेंस करने के लिए, पोलियो को सर्वेलेंस करने के लिए, डेंगू को सर्वेलेंस करने के लिए। सर्वेलेंस का मतलब आपकी निजी जिंदगी की में जासूसी नहीं करी जा रही है, आपकी लोकेशन के ऊपर निगरानी, आपकी अपनी जान बचाने के लिए, आपके साथ घूमने वालों के परिवारों की जान बचाने के लिए, समाज को एक सुरक्षित व्यवस्था देने के लिए करी जा रही है, ताकि आपको घरों के अंदर कैद ना करना पड़े। प्रशांत, क्यों आपत्ति है? अगर लोकेशन इसमें ट्रैक की जा रही है तो उसका एक मकसद है जो कि साफ किया गया है। देखो, जो मनीषा है, जो इंटेंशन है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। इंटेंशन इस समय अच्छा है। तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी कि इसको जो अर्जेंसी में लॉन्च किया गया और मास अवेयरनेस नहीं हुई, यूजर्स जब यूज करने लगे तब ये सारी चीजें उभर के कोई भी जैसे जितिन कह रहे हैं वैसे हम कोई उसे अपोज नहीं कर रहे। दिस इज फॉर बेस्ट फैसिलिटी ऑफ द पीपल और सबके लिए है ये। हम वी आर नॉट अपोजिंग, और जो भी ये मैं बोल रहा हूँ वो दिस इज नॉट फॉर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इससे कुछ अच्छा उभर के आ सकता है। डिबेट विल ऑलवेज ब्रिंग सम गुड थिंग्स इन द एग्जिस्टिंग ऐप। ये ऐप इसी अलग तरीके से यही तरीके से बाहर भी लॉन्च हुआ था। बाद में जब भी डिबेट हुई तभी उसमें चेंजेस किए गए। आप अगर आप एक ट्रैक रख के चल रहे हैं कि नहीं सरकार बराबर है, जो बनाया गया वो ऐप। और पहली बात तो हेल्थ इमरजेंसी ये शब्द यूज किया गया था, ऐसा कोई लॉ में शब्द है नहीं हेल्थ इमरजेंसी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डेफिनेटली इमरजेंसी है, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी या ऐसा कोई शब्द है नहीं। लेकिन इमरजेंसी है अपने पास, अभी हेल्थ का है, महामारी लगी हुई है, पैंडेमिक यूएन ने घोषित किया है करके। तो ये सारी चीजें हैं। लॉ को अगर आप अलग अलग तरीके से मोड़ के देखेंगे तो ये सही नहीं है। गोपनीयता एक हक है और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और उसके ऊपर जो डाउट्स है भारत सरकार को या भारत सरकार के जो सिटीजन है उसको क्लियर करने चाहिए। एक सवाल, कहाँ पर भंग हो रही है, किसकी गोपनीयता और कैसे भंग हो रही है? बहुत सीधा सवाल है, बहुत संक्षेप में सीधे जवाब चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भंग हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ भंग हो सकती है। मैंने जो शुरुआत की थी उसमें सारे चीजें बताई है कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, और मैंने उसके कारण भी दिए थे कि जो पिछला अनुभव है उसके चक्कर में ये डिसीजन निकले थे। हाँ। मैं इसीलिए इस शो को कर रहा हूं क्योंकि जब कोई शख्स महामारी के दौर में या एक समूह महामारी के दौर में सिर्फ आशंकाओं के बादल को बढ़ाएंगे तो इससे खतरे बढ़ेंगे, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए और लोगों की जान के लिए। मैं बहुत ही स्पेसिफिक से ले जाना चाह रहा हूं कि अगर कोई सुझाव है, डीजी हमारे साथ हैं, वो लिखेंगी, नोट करेंगी, उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगी। त्रुटियां हर चीज में होती हैं, अपडेशन हर चीज में होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं नीता जी, तो शायद जब आपने लॉन्च किया होगा और उसके बाद अब तक इसमें काफी कुछ बदलाव के सुझाव आए होंगे, आप लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया होगा और शायद आगे भी उम्मीद है यही। देखिए, एक बात मैं ये बताना चाह रही थी कि जो ये ऐप बनी थी इसको हमने काफी कोशिश किया पॉपुलराइज करने के लिए, और जहां और
मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट दिन प्रेस रिलीज हमने इसकी लॉन्च की थी, वहां भी ये कहा गया था और हमने काफी डेलिब्रेट किया कि इसमें प्राइवेसी का हम किस तरह से पूरा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। वहां भी हमने बोला था दिस ऐप इज डिजाइन बाय कीपिंग प्राइवेसी एज द फर्स्ट दिस थिंग। तो उसका पूरा ध्यान रखा गया कि किस तरह से प्राइवेसी को रखा जाए और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूजिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये जल्दी में क्यों हुई? बिकॉज ये पूरा कोविड ही इतनी जल्दी में हुआ कि वहां पे कहाँ समय था। दूसरी बात है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इंडिया में नई चीज नहीं है। इंडिया में पूरा एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट में सर्वेलेंस ऑफिसर है जो रेगुलरली ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैनुअली फोन करके करते हैं। कोविड-19 पॉजिटिव से पूछते हैं आप किसको मिले, इस तरीके से करते। जब नंबर बढ़ जाता है तो वो मैनुअल लेवल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एडिक्वेट नहीं हो रही थी और इस समय हमें कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है उसी को रोकने के लिए। दूसरा एक सवाल और आया था, मैंने सोचा वो बता दूं कि जिन लोगों के पास फीचर फोन है या स्मार्टफोन नहीं है उनसे कैसे होगा। तो हमने आज सुबह से ही एक और नया प्रोग्राम शुरू किया, आरोग्य सेतु IVRS, जिसमें कि अगर आप 1921 नंबर पे कॉल करेंगे तो एक दैट विल बी लाइक अ मिस्ड कॉल। फिर वहां आपको ताकि आप पे सब्सक्राइबर के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। फिर आपको एक टोल फ्री नंबर से कॉल आएगी, उसमें वो आपको जैसे आरोग्य सेतु में एक सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन है वैसे ही आपका जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और उसके बाद आपको ये डायरेक्शन, आपको एक एडवाइस भेजी जाएगी और आपसे बात वो सेंस करेगा इंटेलिजेंटली कि आप किस जोन में बैठे हैं। उसी लैंग्वेज में 11 लैंग्वेजेस में उसमें वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे और उसी लैंग्वेज में आपको बाद में एडवाइस जाएगी कि आप सेफ हैं, बेसिक सैनिटाइजेशन हाइजीन को आप फॉलो करें या सेल्फ क्वारंटाइन करें या डॉक्टर के पास है। तो वो जितने भी फीचर फोन है उसके लिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे और इन्हीं कुछ दिनों में हमने ये भी सोल्यूशन बनाया और आज सुबह से इसको लॉन्च कर दिया। 1921 नंबर है, पूरे इंडिया में एक ही नंबर है, इस पे करके आप अपनी लैंग्वेज में सिस्टम से बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा कदम आपने उठाया रीता जी। जितिन, क्योंकि आखिरी राउंड में वक्त कम है, सुझावों के तौर पर कुछ और चीजें अगर आपको लगता है कि ऐड ऑन हो सकती हैं या जिस तरीके से ये पहल है, ये प्रयास, मैं कहूँ कि बहुत ही सार्थक और बेहतर प्रयास है, खामी या कमियां जरूर रहती हैं और उसको धीरे धीरे करके दूर किया जाता है। यहाँ पर कोई और बेसिक चीज, कोई और ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं उसके साथ? देखिए कोविंद जी, सुझाव से पहले है ना बहस का मुद्दा बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर सुझाव देने की मंशा होती और ये जो मेरे कई जो बातें मैंने की प्रशांत जी के जो उन्होंने कहा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं थी, तो मैं जो कह रहा हूं कि एक हमारे नजर में तो एक ही मुद्दा, आप कोड को ओपन सोर्स करते। दूसरी बात जो मतलब विश्व में मजाक बनाया जा रहा है भारत का कि वो अब ऐप के थ्रू आप क्या कोविड का ट्रीटमेंट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जाके अपना इलाज कराएं। यूके के अंदर, यूएस के अंदर नेशनल NHS, यूके NHS ने सेल्फ स्क्रीनिंग ऐप 2 महीने पहले लॉन्च किया है। वो इसलिए कि छोटे से बुखार के लिए, छोटे से डाउट के लिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल ना चले जाए और वहां जाके खुद इन्फेक्ट ना हो जाए, दूसरे को इन्फेक्ट ना कर दे। तो किसी भी चीज को, अगर मुझे समाज से एक ही विनती है कि जिस सरकार को, चाहे किसी भी दल की, किसी भी नेता की, किसी भी स्टेट में हो, जिसको आपने मत से चुना है वो आप ही के लिए काम कर रही है, ऐसे आरोप मत लगाइए जो पूरे संस्थानों का मनोबल तोड़ दे। अगर कोई कमियां हैं तो सुझाव दीजिए, सुझाव स्पेसिफिक दीजिए, खाली कहने से नहीं होता। आप बताइए क्या कमी है, उस पॉइंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बात हो रही है कि ऐसा होगा, हवाई जाल बिछाए जा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे बताए तो सही, समस्या सारी की सारी क्या है। आखिर में प्रशांत, कोई ऐसे सुझाव को लगता है जिसमें ऐड ऑन करने के लिए? एक इम्पोर्टेंट सुझाव है कि इसके बारे में जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में, जो यूजर्स हैं या जो नई यूजर्स है जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया ये जो न्यूज के चलते या वगैरह, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए और वो रीजनल लैंग्वेजेस में किया जाए, ना ही सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में किया जाए, वो सारे भारतवर्ष के रीजनल लैंग्वेज में किया जाए। गांव, खेड़े, देहातों में पंचायत तक ये पहुंचे और पंचायत तक उसको इंस्टॉल करने की सुविधा भी दी जाए। अगर होता है तो इसको हम पूरी तरह से, इसको पूरी इंक्लूजन के साथ में इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और फिर उसका सक्सेस भी हमें उतना ही मिलेगा और ये हमारा बड़ा हथियार साबित होगा, जैसी भारत सरकार की मनीषा है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जितेन और प्रशांत। आप अगर एक अच्छा होगा अगर आप जो 10 बिंदु हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, अगर आप उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट अपने ट्विटर के ऊपर या एक रीजनल लैंग्वेज में, जैसा प्रशांत कह रहे हैं, वो निकाल दे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो शायद अफवाहों में बह सकती है, वो एक सरकारी स्टेटमेंट पे वो अच्छा होगा रीजनल लैंग्वेज में, जैसे प्रशांत कह रहे हैं कि आप 10 क्लैरिफिकेशन पॉइंट निकाल दे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
बिल्कुल। नहीं, और ये आपका दोनों का ही सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सब नोट कर लिया। हमारी एक पूरी आउटरीच टीम है जो कि इसमें करती है, उसमें रीजनल लैंग्वेज का स्पेसिफिकली सजेशन बहुत अच्छा है। मैं उनको कन्वे कर दूं कि ज्यादा जो आउटरीच प्रोग्राम है हिंदी इंग्लिश के बियॉन्ड बाकी लैंग्वेजेस में भी बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया नीता जी। और यही हमारी कोशिश थी, इसीलिए शो को करने का मकसद यही था कि जो तमाम अफवाहों के बादल या अफवाहें या तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो वाकई कितने सही हैं और कितने गलत हैं, और अगर कोई अच्छे सुझाव हो सकते हैं इस ऐप को लेकर तो उसमें जोड़े जाएं और वो बात आप तक पहुंचे। और जैसे कि प्रशांत ने कहा कि ग्रामीण भारत तक लोगों को हर भाषा में इसके बारे में अवेयर किया जाए, और जो भी सवाल खड़े किए गए हैं कम से कम उनके बारे में सच्चाई या उनका झूठ बेपर्दा हो, इसकी भी आप जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इतना ही, नमस्कार।